हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आप सबको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यानी कि जो आपके कांस्य युग है उसके अंदर हमारी 4 सभ्यता आती हैं। एक होता है आपका मेसोपोटामिया, दूसरा होता है आपका इजिप्ट, तीसरा होता है आपका हड़प्पा, चौथा होता है आपका चाइना। तो ये चारों सिविलाइजेशन हमारे ब्रोंज एज के अंदर आती है। तो ये चारों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में बताने वाली हूँ। आप किसी की भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इग्नू की स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपीएससी, डीयू, जेएनयू, बीएचयू या फिर किसी भी आपके सब्जेक्ट पे हिस्ट्री है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप सबको देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली से कर पाओगे। इसी तरीके से मैं इजिप्ट सिविलाइजेशन और चाइना सिविलाइजेशन में भी वीडियो लेके आने वाली हूँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो या सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे की वीडियोज़ और इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में यहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की मीनिंग के बारे में, क्योंकि आपको कहीं भी कुछ भी लिखना होता है तो सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो ये एक मैं अगर बात करूँ तो मेसो वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका रिवर यानी कि नदी। और यहीं मैं अगर पोटामस की बात करूँ तो इसका मतलब होता है अ कंट्री बिटवीन टू रिवर। तो यहाँ पे आप पूरा मतलब देखोगे तो मेसोपोटामिया का मतलब आप लोगों का अ कंट्री बिटवीन टू रिवर। तो मैंने आप सबको पहले ही बताया था ये सारी सिविलाइजेशन जो है आपकी रिवर के पास जाकर के सेटल हो रखी है। ठीक है, हर जितनी भी सभ्यता हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन सभी के पास आपको कोई ना कोई रिवर, कोई ना कोई नदी देखने को मिलेगी। तो यहीं अगर हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टिग्रिस और यूफ्रेट्स ये 2 नदियाँ हैं जो मेसोपोटामिया में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है मेसोपोटामिया के बारे में, जिसको बेसिक से भी नॉलेज नहीं है, अगर उसने कंप्लीट वीडियो देख ली तो आप लोगों को इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ बेसिक से स्टार्ट करा है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कौन सी नदी बहती है। तो 2 नदी आपको याद रखनी है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, क्योंकि आप जानते हो कि मेसोपोटामिया का मतलब ही क्या होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर। तो ये लैंड जो हिस्सा देख रहे हो ये मेसोपोटामिया होता है, ये इधर की आपकी 2 नदियाँ हैं। ठीक है, एक आपकी यूफ्रेट्स और एक आपकी टिग्रिस। तो इन 2 नदियों के बीच में जो लैंड होती है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो मेसोपोटामिया की सबसे इम्पॉर्टेंट जो नदी या बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर जो मानी जाती है तो वो रिवर है आप लोगों की स्टूडेंट कौन सी, यूफ्रेट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि मेसोपोटामिया के लोग जो है किस से ट्रेड करते थे तो वो था आपका यूफ्रेट्स रिवर से। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर थी वो यूफ्रेट्स थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ऐसी थी कि यहाँ पे इस रिवर में, इस नदी में जो अगर आप बात देखोगे तो यहाँ पे फ्लड नहीं आता था, बाढ़ नहीं आती थी। टिग्रिस ऐसी रिवर थी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लड आता था, तो वहाँ पे उनको खतरा था। इस वजह से मेसोपोटामिया के लोग जो है वो यूफ्रेट्स वाली रिवर से अपने ट्रेड को करते थे। ठीक है, और ये बात आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो ये चारों सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपका मेसोपोटामिया, और अगर मैं बात करूँ आपका हड़प्पा, और इसकी नेक्स्ट जो अगर हम बात करेंगे आपका इजिप्ट होगा, और आपकी जो बात करेंगे चाइना की। तो ये चारों ही सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये चारों सिविलाइजेशन आपस में ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं और इन सभी के पास ही नदियाँ या रिवर आप सबको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यूफ्रेट्स में याद रखना मेसोपोटामिया जो अपना ट्रेड करता है वो यूफ्रेट्स रिवर के साथ करता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं इसको डिटेल में।
तो याद रखना, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता दूं, अगर जो भी स्टूडेंट इग्नू के और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो MHI 01 आप लोगों को देखना। ब्लॉक सेकंड का चैप्टर 6 है, जहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आप लोगों को अदर स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि मेसोपोटामिया आप सबका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर। यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो गया। तो अगर मैं बात करूँ आपकी टीग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर की, तो ये आज के टाइम पे आपके इराक और कुवैत में, ये दोनों की नोदों जो नदियां हैं इसके तट पर बनी हुई हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर इन सबसे इम्पॉर्टेंट है तो इन सबका टाइम पीरियड आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 3500 से लेकर के 500 BC तक है। ठीक है, तो ये दोनों टाइम पीरियड आपको याद रखना। जो इससे पहले मैंने आपको ब्रोंज एज वाली वीडियो करवाई थी, उसमें मैंने इन चारों सिविलाइजेशन के आपको टाइम पीरियड भी लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मैंने भी आपको बताया कि जो आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये ब्रोंज एज है। ठीक है, जैसे कि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस ब्रोंज एज में हम लोग किसको, IBC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड को कवर करते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें हमारे एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो इसमें मेसोपोटामिया, आपका इजिप्ट, चाइना और हड़प्पा को यहाँ पे हम कवर करते हैं। क्लियर हो गया। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आपका ब्रोंज एज है। इस टाइम पर यहाँ पर इन लोगों ने ब्रोंज टूल का यूज़ करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ मैं बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था, यहाँ के टाइम पर जो यहाँ की लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको नदियाँ, जो रिवर देखने को मिलेगी वो होती है आपकी टिग्रिस और यूफ्रेट्स। ठीक है, वो भी कहाँ पर, वेस्ट एशिया में। तो जगह भी याद रखना, आपको याद रखना एग्जाम में, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वेस्ट एशिया में आपको याद रखना, ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ भी नदियाँ होंगी, जहाँ भी आपकी रिवर्स होंगी, वहाँ की लैंड आपकी बहुत फर्टाइल होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इन चारों सिविलाइजेशन में, यानी कि मेसोपोटामिया, यूफ्रेट, आपका इजिप्ट और आपका हड़प्पा और चाइना, इन चारों में से जो सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो सिविलाइजेशन आपकी कौन सी है स्टूडेंट, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी है, ये बात भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, जो मेसोपोटामिया को कहा जाता है वो है, इसको वेल्दी कहा जाता है। ठीक है, कि ये बहुत ही, मेसोपोटामिया एक वेल्दी सिविलाइजेशन है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है कि यहाँ की लैंड बहुत ही अच्छी खासी फर्टाइल थी, तो ये प्रोडक्शन इनका अच्छा होता था और ट्रेडिंग सिस्टम भी अच्छी चल रही थी। ठीक है, जितना अच्छा प्रोडक्शन होता, अच्छा ये ट्रेड भी कर रहे थे, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को वेल्दी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं कुछ और। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सबको मैप दिखा दूं, क्योंकि मैप से आप लोग बहुत अच्छे से ईजली से समझ सकोगे। अगर आप जब इसका नोट्स बनाओगे तो स्टूडेंट, मैप को मैं चाहूँगी आप लोग सभी बनाना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेसोपोटामिया आपका ये रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा आपका रेड सी, और यहाँ पे आपका पर्शियन गल्फ है। ठीक है, और बीच में आपका अरेबियन डेजर्ट है। आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि मेसोपोटामिया ये लैंड किसके बीच में, देखो टिग्रिस रिवर ये रहा आपका और यूफ्रेट्स रिवर ये रहा आपका। ठीक है, इन दोनों लैंड के बीच में, जो दोनों रिवर के बीच में जो लैंड आती है उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया में सुमेरियन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो कि आपको इस मैप में दिख रहा है, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। सुमेरियन सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बहुत ही वेल प्लान सिटी, जैसे कि हम इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा कंपेयर कर सकते हैं। जितना अच्छा आप लोगों का हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि ये वेल प्लान सिटी है, अर्बनाइज सिटी है, उसी तरीके से मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है उतनी ही अच्छी थी। ठीक है, उतनी ही वेल प्लान सिटी थी और अर्बनाइज थी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इजिप्ट ये रहा, आप सबको दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे देखो नील रिवर यानी कि नील नदी बहती थी। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बताया रखा था। तो आप लोग देख सकते हो इजिप्ट यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये था पूरा मैप, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो। और ये जो उर्क और उरु दिख रहा है ये एक सिटी है मेसोपोटामिया की। सुमेरियन सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ ताकि आगे मैं आपको पढ़ाऊँ। तो ये मैप आपको माइंड में याद रखना है। ये उर्स सिटी बनाई गई थी
ये पहली सिटी थी जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के समय पर आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ तो ये सिटी किसके थ्रू बनाई गई थी, जो भी इनको वॉर के समय पर इन्होंने जो भी पैसे जीते होते थे उससे इन्होंने ये सिटी को तैयार किया था, ये उर सिटी बनाई गई थी। क्लियर हो गया। तो ये पूरा, और ये आपका जाग्रोस माउंटेन है जो आपको इस साइड दिख रहा है ना, जैग्रोस माउंटेन आपको इस साइड दिख रहा है, और आपका टिग्रिस देखो ये रहा, यूफ्रेट्स ये रहा। तो ये पूरा मैप आपके माइंड में अच्छी तरीके से होना चाहिए। मैप आप सबको समझ में आ गया। तो ये था आपका मेसोपोटामिया का मैप जो आपको याद होना चाहिए, और इसको हो सके तो आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैप से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें आपको अच्छे से ईजीली से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेसोपोटामिया के अंदर स्टूडेंट हम लोग कुछ सिविलाइजेशन और कुछ कल्चर को भी देखेंगे। सबसे पहले जो आपका आया था सुमेरियन सिविलाइजेशन, फिर असीरियन आए थे, उसके बाद अकैडियन आए थे, और आपके बेबीलोनिया आए थे। तो ये 4 संस्कृति हैं, 4 सभ्यता भी कह सकते हैं, जो इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है। और एक बात याद रखना, आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए, चारों सिविलाइजेशन आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये इन सभी जितने भी हमने यहाँ चारों नाम देखे आपने, इन्होंने बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रूल किया था। ठीक है। और ये बहुत यहाँ पर बने रहे थे, और सब ने एक अपने अपने टाइम पर यहाँ पर अच्छा खासा रूल किया था। अगर मैं बात करूँ जो आपकी सुमेरियन है, वो साउदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। जो मेसोपोटामिया का साउदर्न वाला हिस्सा, इट मीन्स ये वाला हिस्सा आपका सुमेरियन का था, और जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो आपका अकेडियन का होता था। ठीक है। अकेडियन और बेबीलोनिया आपके मेसोपोटामिया का नॉर्थ वाला हिस्सा था, जहाँ पे ये लोग रूल कर रहे थे, और जो सुमेरियन है वो आपके साउथ वाले हिस्से में रूल कर रहे थे। ठीक है। तो ये आप सभी को पता है, जो मेसोपोटामिया है वो आपके इराक, सीरिया, टर्की, इन सब से मिलाकर के हमारा ये मेसोपोटामिया बना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलाकर याद रखना है। इन सब आज के टाइम पे देखोगे इराक में ही है, तो इराक, आपका सीरिया और आपका टर्की, ये सारी कंट्रीज को मिलाकर के आप देखोगे तो आपका क्या बना है, आपका मेसोपोटामिया बना है। ठीक है। तो ये थे आपके मेसोपोटामिया की इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अभी और भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आशा करती हूँ आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखो, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो आपके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये फ्लोरिश हुई थी आपके 5000 से 2000 बीसी के टाइम पर। अच्छा खासा ये फला फूला था। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कि हर सारी सिविलाइजेशन एक टाइम पे अच्छी खासी रही, उसके बाद वो डिक्लाइन होने लगी थी। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पर नदी है, रिवर है, तो साल में एक बार यहाँ पे फ्लड आना तो कंपलसरी था ही है। हमेशा साल में एक बार यहाँ पे फ्लड आता ही आता था। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक नहीं दो दो नदियाँ थी, एक थी आपकी यूफ्रेट्स और एक थी आपकी टिग्रिस। तो फ्लड के दौरान अगर हम बात करेंगे, 2 नदी आपको यहाँ पे ओवरफ्लो करती हुई नजर आएंगी। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था कि आप सबको पता है कि यहाँ पे लैंड तो फर्टाइल होती थी, ये बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे लोग सेटल होना शुरू हो चुके थे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब से एग्रीकल्चर, जैसे कि हमारा न्यूलिथिक पीरियड से हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर हमारा सेटल हो जाता है, और तब से लोग क्या करते हैं, परमानेंट सेटल हो जाते हैं, एक जगह बसना स्टार्ट कर देते हैं। तो तब से उसके बाद तो ये ऐसी जगह जाके सेटल होते थे तो जहाँ पर उसके बगल में आपको रिवर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी जहाँ पर सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी, जहाँ पे ये लोग एग्रीकल्चर कर सकते थे, वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, जा कर के सेटल हो गए थे। तो यहाँ की लैंड आप देखोगे मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ हो जाती थी, इसीलिए अब लोगों ने यहाँ पर रहने लगे। अब यहीं पे आपको पॉपुलेशन बढ़ती नज़र आएगी। फिर अगर मैं बात करूँ, मेसोपोटामिया के पास कोई भी नेचुरल बाउंड्रीज आप सबको देखने को नहीं मिलेगी। लाइक कोई भी माउंटेन, कोई भी डेजर्ट, कोई भी सी, कोई भी प्रोटेक्टिंग इट, कोई भी मेसोपोटामिया को आपको प्राकृतिक सीमा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो लैंड है, मेसोपोटामिया लैंड, बहुत ही फर्टाइल लैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इस उपजाऊ क्षेत्र ने क्षेत्र के बाहर कई जनजातियों को आकर्षित किया। तो यहाँ पर क्या था कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, और सभी को यहाँ पर ऐसी जगह रहते तो बाहर के लोग भी इससे अट्रैक्ट होते थे। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में एक बात थी कि ये यहाँ पे फ्री था, मतलब इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे कोई भी आ और जा सकता था, कोई भी रह सकता था, यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है। तो यहाँ पे लैंड इतनी अच्छी खासी फर्टाइल थी कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे आकर के सेटल होने लगे थे। क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने अभी आप सभी को बताया कि यहाँ पर आपको कुछ सुमेरियन, अकाडियन और बेबीलोनियन, असेरियन और चाल्डेनियन, बेबीलोनियन और पर्शियन सिविलाइजेशन, ये सभी के सभी जो है मेसोपोटामिया रीजन रेन के अंदर इसको कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, इन सारी सभ्यताओं ने मेसोपोटामिया क्षेत्र को क्या कर रखा था, कंट्रोल करके रखा हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो सबसे अर्लीस्ट ट्राइब थी वो थी आपकी सुमेरियन। याद रखना कि मेसोपोटामिया की सबसे इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो है, सबसे फेमस, सबसे पावरफुल, वो थी आपकी सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो ये पहली सिविलाइजेशन है, याद रखना। देखो यहाँ पे लिखा है ये सबसे वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन है जो कि डेवलप हुई थी और फाउंड द ओल्डेस्ट मेसोपोटामिया सिटीज। जो आज से पहले मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 3500 BC से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहली सभ्यता जो आपको देखने को मिलेगी वो सुमेरियन सभ्यता ही थी। ठीक है, तो इस यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा सेटल हुए। उसके बाद में आपको असेरियन, अकाडियन और बेबीलोनिया ये जगह देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको असेरियन, अकाडियन और बेबीलोनिया द्वारा इसको जीत लिया जाता है। तो ये सारी सिविलाइजेशन आपको याद रखना है, ये आपकी मेसोपोटामिया की थी। तो अगर आप ओवरऑल पूरा देखोगे तो आपकी सुमेरियन, असेरियन और बेबीलोनिया ये तीन आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में मानी जाती हैं। ये तीन ग्रेट आपकी सुमेरियन, असेरियन और बेबीलोनिया, ये तीन आप सबकी क्या है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है। इस तीनों की तीनों याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये किस में आती। तो ये तीनों सिविलाइजेशन आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, सुमेरियन, असेरियन और बेबीलोनिया। सुमेरियन आपके मेसोपोटामिया के साउथ वाले हिस्से में इसने रूल किया था और असेरियन और बेबीलोनिया ने इसके नॉर्थ वाले हिस्से में रूल किया था। तो यही था आपका कुछ इंट्रो टाइप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें थी। अब अगर हम बढ़ते हैं आगे इसकी फीचर्स की तरफ, आपको फीचर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आप सभी को बताया कि उर एक सिटी है जो सुमेरियन सिटी है, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन की जो पहली सिटी अगर हम देखने को मिलती है उसका नाम है उर, जो किसने एक्सकेवेट किया था, सर लियोनार्ड वुली ने 1922 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आता भी है, तो इसको लिख लेना कि मेसोपोटामिया के सुमेरियन शहर में उर की खुदाई सर लियोनार्ड वुली ने 1922 में की थी। उसके बाद अगर इस डिस्कवरी की मैं बात करूं तो अब देखो, अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, आप लोगों की उसमें टाउन प्लानिंग कैसी थी मेसोपोटामिया की, उसका आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट, उसका ट्रेड, रिलीजन, उसका राइटिंग टेक्नोलॉजी और फाइनली मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ। अब हम ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है लेकिन इस एक ही वीडियो में आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन क्लियर होने वाला है और ख़त्म हो जाएगा, ताकि एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाए और आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो उससे पहले वीडियो के आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप वहाँ पर मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, या इस चैनल पर जुड़ने के लिए जब भी चैनल पर कोई भी वीडियो आती है उसका लिंक वहाँ पर शेयर किया जाता है। तो इसलिए दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ तक अगर आप सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऐसे ही करते करते हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। तो अब हम मेसोपोटामिया का जो बेसिक चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंट्रोडक्शन, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की टाउन प्लानिंग, ये सब कैसी थी, अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी टाउन प्लानिंग, यहाँ की नगर नियोजन कैसी थी, तो अभी मैंने आप सबको बताया कि उर जो है ये सबसे पहली सिटी थी मेसोपोटामिया की। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो सुमेरियन सिटी की, जो मेसोपोटामिया की सबसे पहली सिटी जो है ठीक है वर्ल्ड की, वो थी आपकी उर। ठीक है, ये टाउन प्लानिंग जो आप देख रहे हो ये पूरा आपका यही है,
ठीक है। ये उर की सिटी है जो आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अगर मैं बात करूँ जो हमारा ये सिटी है उर, ये डिवाइड किया गया था 3 मेन एरियाज में, ठीक है। सबसे पहले स्केयर्ड एरिया की हम बात करें, द वर्ल्ड सिटी एंड द आउटर टाउन। ये तीन आप देख रहे हो, स्केयर्ड एरिया आपका वर्ल्ड सिटी थी और आउटर टाउन था। अगर मैं आप सबकी स्केयर्ड सिटी एरिया की बात करूँ तो ये कंस्ट्रक्ट का यहाँ पे पिरामिड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसको जिगारत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको देखना, तो जिगारत एक टेम्पल होता है स्टूडेंट, जहाँ पर आपके जो गॉड है, भगवान है, उनको वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। जिगारत शहर के मुख्य देवता का मुख्य मंदिर है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिगारत जो है वो क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मेसोपोटामिया का टेम्पल है। एक बात में और आपको मैंने पहले भी बताया था, हड़प्पा को छोड़ करके जो आपके मेसोपोटामिया है, बाकी आपके इजिप्ट और चाइना है, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम थी। लेकिन स्टूडेंट, मोनार्की सिस्टम होने से पहले यहाँ पे पृष्ठ का रूल चलता था, ये बात आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। जब तक मोनार्की सिस्टम नहीं आया था उससे पहले आपका यहाँ पृष्ठ का रूल चल रहा था। तो ये मंदिर आप लोग देख सकते हो, जिगारस, ये आपके उर सिटी में है और ये एक टेम्पल है जहाँ पे भगवान को रखा जाता था, जहाँ पे उनकी पूजा की जाती थी। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आगे बढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी देखेंगे। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ और भी छोटे छोटे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको और भी अदर गॉड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिखरे हुए क्षेत्र में शहर का भंडार गृह और कार्यालय था, याद रखना। यहाँ पर आपको स्टोर हाउसेज और ऑफिसेज भी देखने को मिलेगा। जो उर सिटी है, यहाँ पर टेम्पल भी थे, स्टोर हाउस भी थे और कुछ ऑफिस भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया था वो तो स्केयर्ड टेम्पल्स हो गए। जो भी आपके स्केयर्ड एरिया में मैंने बता दिया आपको कि वहाँ पे आपको टेम्पल्स, स्टोर हाउस और ऑफिस देखने को मिलते हैं। वहीं आपकी जो वर्ल्ड सिटी और आउटर टाउन है, ये भी एक मेन रेजिडेंशियल एरिया थी। ये दोनों चीज़ें याद रखना कि उर सिटी में जो 3 फीचर थे, स्केयर्ड एरिया तो मैंने आपको बता दिया जहाँ पे मंदिर देखने को मिलेंगे, स्टोर हाउस और ऑफिस देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं मैं वर्ल्ड सिटी की बात करूँ और आपके जो आउटर टाउन है, ये मेन रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते थे। अगर अब चलो बात करते हैं कि यहाँ की स्ट्रीट कैसी थी, यहाँ की गलियाँ कैसी थी, तो शहर की तंग गलियों में घरों की कतार लग गई थी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर लोगों ने अब यहाँ सेटल होना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेसोपोटामिया में अगर हम बात करें, यहाँ की लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, तो लोगों को सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो रहे थे और मैक्सिमम अब सभी यहीं पे आकर के सेटल होना उन्होंने शुरू कर दिया था। अगर हम बात करेंगे, ईच हाउस वुड फेस अवे फ्रॉम द स्ट्रीट, तो अगर हम बात करेंगे जितने भी घर का जो आपका मुंह होता है जहाँ से एंटर करते हैं, वो सबसे क्या था, जो आपकी सड़क से वो दूर होगा, ठीक है। ईच हाउस ऑल्सो अ सेंट्रल कोर्टयार्ड विद रूम एंड राउंडेड इट, तो आपको हर एक घर में आपको एक आंगन यानी कि कोर्टयार्ड देखने को मिलेगा और जिसके चारों तरफ आपको कमरे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि जो मेसोपोटामिया में घर बने होते हैं, तो ये आपका कोर्टयार्ड है और इसके चारों तरफ आपको रूम देखने को मिलेगा। इस तरीके से घर बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये मेसोपोटामिया का टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हो, जैसे कि आपने हड़प्पा का तो आप सभी ने पढ़ रखा हो, आप सभी जानते हो, ठीक है। बाकी जिसको भी पढ़ना है तो वो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग उसको जा करके देख सकते हो। तो मेसोपोटामिया में याद रखना, यहाँ पे आंगन होते थे और इस आंगन के चारों तरफ आपको कमरे देखने को मिलेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़े, तो ये थी टाउन प्लानिंग। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वो उनका ऑक्यूपेशन यानी कि उनका व्यवसाय, वे लोग क्या क्या करते थे। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ की लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी। सबसे पहले तो ये लोग एग्रीकल्चर तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद ये लोग स्टूडेंट ये पशुपालन करते थे यानी जानवरों को भी पालते थे। उसके बाद ये आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि कला और शिल्प, ये 3 इम्पॉर्टेंट इनका ऑक्यूपेशन है। इनमें से सबसे जो मेन ऑक्यूपेशन आप सभी को पता है वो आपका एग्रीकल्चर है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर खेती होती थी, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका मेन ऑक्यूपेशन जो माना जाता है वो उनका एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर के अलावा ये जो करते थे वो पशुपालन और आर्ट एंड क्राफ्ट, ये अदर है। ये फिगर में आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट है। एग्रीकल्चर खेती करते हुए दिख रहे हो और जानवरों को भी पाला जाता था। आप लोगों को पता है जानवरों जो सबसे पहले, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो सबसे पहले एनिमल को डोमेस्टिकेट बनाया गया था एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, तो वो थे आपके काऊ यानी कि कैटल्स थे,
ठीक है। आपके कौन थे गोट थे और आपके कौन थे शिप थे। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टार्टिंग में जो वो कौन से एनिमल थे जिनको डोमेस्टिकेट बनाया गया था। तो याद रखना वो काऊ, गॉट और शिप थे। अगर हम बात करेंगे आपके एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले वो दो क्रॉप्स कौन सी है, दो फसल कौन सी हैं जो उगाई गई थी। तो सबसे पहली जो क्रॉप थी स्टूडेंट जो उगाई गई थी वो था आपका वीट और बार्ले। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये मैंने कौन से एनिमल डोमेस्टिकेट, देखो जो पहला बहुत से स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है कि मैम सबसे पहला जो एनिमल को डोमेस्टिकेट बनाया गया था वो था डॉग। ठीक है, डॉग तो था ही, लेकिन जो डॉग को डोमेस्टिकेट बनाया गया था वो आपके हंटिंग के पर्पस के लिए सबसे पहले डोमेस्टिकेट इसको बनाया गया था, क्योंकि ये हंटिंग में हेल्प करता था, क्योंकि इसकी स्मेलिंग पावर आपको पता है बहुत ही स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर खेती करने के समय पर आपको देखोगे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो कैटल्स, गोट और शिप आपकी मानी जाती हैं। यही में जो सबसे पहले जो खेती करी गई, जो फसल उगाए गए वो वीट और बार्ले था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने आपको बता दी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो। ठीक है, जितने ज़्यादा लाइक शेयर करोगे उतनी जल्दी जल्दी चैनल पे वीडियोस आपको देखने को मिलेगी और इसी तरीके से हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर मैं देखो एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर यूफ्रेट्स और टिग्रिस ये दो तरीके की आपको नदियाँ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा, की जो लैंड है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती थी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पे बहुत तरीके की फसल आपको देखने को मिलेगी। एक बात मैंने भी आप सभी को बताया कि कहीं भी रिवर है तो पूरे साल में, एक साल में एक बार तो यहाँ पे बाढ़ आती ही आती थी, तो फ्लड आता ही आता था। इसकी वजह से क्या होता था कि जो लैंड है इतनी अच्छी अपने आप ही फर्टाइल हो जाती थी, इनको इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें पता है साल में एक बार इस टाइम पे तो फ्लड आना ही आना है, जिससे हमारी लैंड ऑलरेडी अच्छी खासी फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लड आने का एक पॉजिटिव भी था और एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है। ठीक है, जिससे नुकसान भी होता है। नुकसान अगर मैं स्टूडेंट आप सभी को बताऊँ तो नुकसान आप सभी को पता है, क्योंकि देखो नदियाँ हैं तो जब फ्लड आता है तो वो अपने साथ कुछ नमक भी लेके आते हैं, सॉल्ट भी लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर की लैंड है उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उससे हमारी फसलें ख़राब हो सकती है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा ख़राब हो जाता है। तो कोई भी अगर आप कोई भी चीज़ें अगर आप देखोगे तो वो चीज़ें एक तो उसका या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, मैंने भी देखो आप सभी को बताया वीट और बार्ले है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो फसल उगाई गई थी वो वीट और बार्ले थी, यानी गेहूँ और जौ था। यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल और पल्सेस यानी दालें भी उसके बाद उगाई जाने लगी थी। मेसोपोटामिया में देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया में जो सबसे अर्लीस्ट कल्टीवेटर आपको देखने को मिलेगा, जो लोगों ने सबसे ज़्यादा उगाई थी, जो यहाँ के लोगों ने शुरुआत की थी वो था आपका वीट यानी कि गेहूँ। जो मेसोपोटामिया के जो फार्मर्स यानी पीजेंट्स थे, किसान थे, उन्होंने जो सबसे पहले खेती की थी वो की थी आपकी गेहूँ की। इरिगेशन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सिंचाई की जो चीज़ें देख रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि देखो जब कभी भी बारिश नहीं होगा तो उसमें उस टाइम पर आपके इरिगेशन काम आते थे। फार्मर जो है इरिगेशन के लिए कैनाल्स का यूज़ करते थे। ठीक है, तो किसान जो है पानी की आपूर्ति के लिए नहरों को और सिंचाइयों की खाई का इस्तेमाल करते थे। तो जब कभी भी मान लो कि बारिश नहीं हो रही तो उस समय तब इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए कैनाल्स का, वेल्स का, कुएं का, इन सब का यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो आप सबको पता है कि आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी आ गई, बट जो पहले काम होता था, जो प्लोइंग होती थी तो वो ऑक्स के थ्रू की जाती थी, दो जो बैल है उसके थ्रू वहाँ पे एग्रीकल्चर में काम होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इस समय देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साथ में ये भी देखा जाएगा कि यहाँ पर डाइक्स भी बनाए गए थे ताकि जो भी फ्लड आए रिवर से तो उससे कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने बाढ़ वाली नदियों को नियंत्रित करने के लिए बांध भी बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे डैम्स भी बनाए गए थे। याद रखना कि इन फ्यूचर कुछ ज़्यादा ही फ्लड आ जाए, ज़्यादा ही आपको बाढ़ देखने को मिले तो उस पानी को वो कंट्रोल कर सके। तो ये एग्रीकल्चर के बारे में आप सभी ने देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। आर्ट एंड क्राफ्ट भी बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव था, इस समय पर देखने को मिलेगा। इस समय पर जो यहाँ पर मेसोपोटामिया के टाइम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्किल्स है लोगों की वीविंग, पोट्री और स्क्रिप्टिंग,
यानी कि यहाँ के लोग जो है बुनाई करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मूर्ति कला, इस पे इन्होंने अपनी जो भी इनकी कला है इस पे इन्होंने दिखाई। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, चीज़ें बनाई गई, वो सारी चीज़ें इन्होंने इन चीज़ों पे बनाई। फिर हम बात करते हैं, इन्होंने ज्वेलरी के लिए देखो गोल्ड का यूज़ किया। लैपिस लुजली मैंने आपको हड़प्पा के टाइम पे बताया था, एक स्टोन होता है, इस स्टोन का इन्होंने ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया था। ठीक है, लकड़ियों का भी यूज़ किया गया था फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ इस समय मेसोपोटामिया का आर्ट एंड क्राफ्ट देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो मेसोपोटामिया में जो यहाँ पर पोटर व्हील्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में उर में, क्योंकि उर सिटी आपको पहले में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको क्या, जो आपके पोटर्स हैं, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तो आपको पता है वो पोटर व्हील्स हैं, तो उसका यूज़ करते थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहीं पे मेसोपोटामिया के जो लोग हैं स्टूडेंट, यहाँ के लोग धातु विज्ञान के अच्छी तरह से परिचित थे। यहाँ के लोग मतलब मेटल के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि देखो, क्योंकि हमें पता है जो हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें मेटल जो आएगा वो आपका ब्रोंज आता है। लेकिन ब्रोंज से पहले आप सभी को पता है कि कॉपर का यूज़ ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं। इन लोगों की इतनी नॉलेज हो चुकी है, इतना ये लोग इन्वेंशन कर चुके हैं, इतना डेवलपमेंट कर चुके हैं कि उन्होंने कॉपर को मेल्ट करके उसमें टिन को मिला करके ब्रोंज को रेडी किया था। तो आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि ये लोग मेटल से बहुत ही अच्छे से परिचित रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने कई धातुओं की वस्तुएं, मूर्तियां और सुंदर आभूषणों की खोज से इसका परीक्षण होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने डिस्कवरी की थी, बहुत सारे मेटल्स के ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, स्टैचूज या बहुत सारे ऑर्नामेंट्स। तो इन मेटल से ये सारी चीज़ें इन टाइम पर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ की बातें हमें पता है कि अगर हम बात करते तो ये सारी सिविलाइजेशन जो है लिखना यहाँ पर जानते हैं, राइटिंग इन सभी को इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगी। इस टाइम पे हमें जो भी एविडेंस मिलता है तो ये सारी की सारी आपको राइटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर याद रखना क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म एक राइटिंग है। तो जो मेसोपोटामिया के लोग हैं इन्होंने ये वाली राइटिंग यूज़ की थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की बातें याद रखना। आधुनिक दुनिया में मेसोपोटामिया के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान लेखन की एक प्रणाली का निर्माण था। ठीक है, तो इन्होंने क्रिएट किया था एक सिस्टम, राइटिंग सिस्टम का क्रिएशन किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखो 3200 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्यूनिफॉर्म नाम का आविष्कार और विकास किया था, जो लैटिन क्यूनिस से लिया गया था, जिसका अर्थ है कील, वेज का। अगर मैं क्यूनिफॉर्म की बात करूँ तो इट इज़ दैट स्टाइल ऑफ क्यूनिफॉर्म हैज़ अ वेज स्टाइल ऑफ राइटिंग। आप लोगों ने देखा कि क्यूनिफॉर्म राइटिंग किस तरीके से होता है, कितनी सुंदर तरीके से लिखा जाता है। तो ये फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेसोपोटामिया में याद रखना, तो एग्ज़ाम में आएगा तो कौन सी फॉर्म ऑफ राइटिंग का यूज़ होता है, तो राइट आंसर आप सबका क्यूनिफॉर्म होगा। आगे बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और भी बातें देख लेते हैं। राइटिंग और लिटरेचर पे भी आपसे इग्नू के स्टूडेंट अगर आप हो तो यहाँ से भी राइटिंग और लिटरेचर से क्वेश्चन आता है, तो मेसोपोटामिया में आप ये लिख लेना। यहाँ पर देखो, आपको जैसे भी आज हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी हमें मेसोपोटामिया के ट्रेड के बारे में पता चल रहा है कि हाँ मेसोपोटामिया ने हड़प्पा के साथ, इजिप्ट के साथ, चाइना के साथ ट्रेड किया था, तो ये सारी की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाया जाता था। तो वो सारी की चीज़ें आपको एक टैबलेट पे यहाँ पे लिखी जाती थी। तो देखो ये लोग किस तरीके से इसको तैयार करते थे। मेसोपोटामिया के लोग जो है गीली मिट्टी के गोलियों पर लिखते थे। ठीक है, और याद रखना ये किस डायरेक्शन में लिखते थे, लेफ्ट टू राइट। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इनके राइटिंग स्टाइल होता था ये किस वे में लिखते थे, तो याद रखना ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में लिखते थे। ठीक है, ये लेखनी ईक या कभी कभी धातु से भी बनाई जाती थी। तो याद रखना ये आप लोगों की रीड से नहीं तो मेटल से भी बनाई जाती थी। अगर मैं आगे अब बात करूं, उसके बाद ये क्ले टेबलेट का यूज़ करने लगे, जिसके उन्होंने इसको बेक करा, जिसकी वजह से क्या होने लगा, हार्ड होने लगा। तो आज अगर मैं बात करूँ तो ये टैबलेट को पुस्तक के एक पृष्ठ पर विचार करने लगे और टैबलेट ने मिलकर एक पुस्तक बनाई। तो यहाँ पर एक बात देखोगे कि अब ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड हो रही है, जैसे कि हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में सील्स आपको देखने को मिलती हैं, तो सील्स पे ये सारी चीज़ें अपनी रिकॉर्ड करके रखते हैं, सारी चीज़ें हमें कि किसने कितना ट्रेड किया, किसके साथ ट्रेड किया, किस चीज़ का ट्रेड किया, और यहाँ पे इन्होंने कौन सी चीज़ें की, वो सारी चीज़ें हमें उस सील्स पे उसका एविडेंस देखने को मिलता है। इसी तरीके से मेसोपोटामिया के हमें यहाँ पे इस टैबलेट पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगी तो एक पॉपुलर बुक है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की, एपिक ऑफ गिलगेमस।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एपिक ऑफ गिलगेमस है विच इज़ बिलीव वैल्यू टू चिल्ड्रन। यहाँ पे जो बच्चों के लिए एक विश्वास मूल्य है, ये लिखा गया था स्टूडेंट कम से कम 12। तो ये क्यूनिफॉर्म लिपि में लिखा गया था। तो याद रखना, मैंने भी आप सभी को बताया जो यहाँ पे राइटिंग यूज हुई थी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो 12 दिन की गोलियों पर लिखा गया था, यानी कि ये रिटर्न ऑन 12 डेज टैबलेट इन अ क्यूनिफॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है। एपिक ऑफ गिलगेमस ये बुक लिखी गई थी आपके मेसोपोटामिया के समय पर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी आपकी राइटिंग और लिटरेचर मेसोपोटामिया की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब अगर मैं बात करूँगी यहाँ की रिलीजियस और यहाँ के कल्चर के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका रिलीजियस और कल्चर। ठीक है, अभी तक हमने इनका ऑक्यूपेशन देख लिया, इनका ट्रेड देख लिया, इनकी राइटिंग देख ली। अब ये लोग किस धर्म को मानते थे, अब हम इसके बारे में देखते हैं। मेसोपोटामिया की अगर मैं बात करूँ, उसके प्रत्येक शहर में एक संरक्षक देवता था। संरक्षक देवता का मंदिर शहर के केंद्र में स्थित था। तो याद रखना, यहाँ पे जो टेम्पल आपको देखने को मिलेगा वो चाहे जो सिटी है, यानी कि यहाँ पे अभी हमने सिटी पढ़ा वो था उड सिटी, उसके सेंटर पे आपको यहाँ पे टेम्पल देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी बड़े बड़े मंदिर आपको देखने को मिलेंगे और कुछ छोटे मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो आपके सन, रेन और मून और स्टार इनकी पूजा करते थे। ठीक है, उस समय पर कोई ऐसे देवता नहीं होते थे। याद रखना, ये लोग जो मेसोपोटामिया के लोग जो थे, ये जो पूजा करते थे, ये जो नेचुरल उनकी वर्शिप करते थे। जो भी आपके सूरज भगवान की, जो वर्षा की, चंद्रमा की, सितारों की, इनकी पूजा करते थे। जैसे आप सभी को पता है, पहले जैसे पेड़ों की करते थे, इनकी करते थे। ठीक है, ऐसी कोई जो आज के टाइम पे जो भगवान है, जो आज हम जिनकी पूजा करते हैं, उस समय पर ये वो देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। उस समय जो पूजा की जाती थी वो आपकी थी सन, रेन, मून और स्टार की। ठीक है, तो इस समय जो पुजारी थे, पृष्ठ थे, विभिन्न कर्मकांडों से देवताओं को प्रसन्न रखना जाता था, जिसे पुरोहित वर्ग का उदय होता है। मैंने आप सभी को बताया कि उस टाइम पे जो था, जो पृष्ठ क्लास थी वो सबसे ज़्यादा हाई थी, सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। और इन्हीं के कहने पे जो बाकी के लोग हैं, जो कॉमन पीपल्स हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, या यहाँ तक कि राजा भी, सब कोई पृष्ठ की ही बात मानता था। क्योंकि आप सभी जानते हो उस टाइम पे जो पुरोहित होता है, जो पृष्ठ होता है, वो सबसे ज़्यादा हाई होता है और उनको नॉलेज होती है। तो और आपको पता है उस टाइम पर सब लोग जो है रिलीजियस पे सबसे ज़्यादा मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पृष्ठ जिस तरीके से जो भी कुछ कहता था, सारे लोग उसी तरीके से उसको फॉलो करते थे। ठीक है, दे बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। अगर मैं इन चारों सिविलाइजेशन की बात करूँ तो सब में ये एक चीज़ कॉमन है कि ये लोग, सारे सिविलाइजेशन के लोग क्या मानते थे कि आफ्टर डेथ भी यहाँ पे क्या होती है, लाइफ होती है। ठीक है, तो ये आपने देखा, हड़प्पा के लोग भी, आप लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पा के लोग भी इसमें बिलीव करते हैं कि मरने के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, तो वो लोग जब भी किसी को दफनाते थे, आपको पता है, तो उनके साथ बर्तन हुए, ज्वेलरीज हुई, डॉग भी, इन सभी को, या फिर ठीक है आपको एनिमल्स हुए, ऑर्नामेंट्स हुए, पोटर्स हुए, पोइट्री हुई, ये जो भी चीज़ें हैं उनके साथ ही उसको दफनाया जाता था। क्योंकि इनका मानना था कि मरने के बाद भी जीवन होता है। तो उनका मानना था कि ये सारी चीज़ें उनको तब भी मिले, आगे भी ये सारे काम हो अच्छे तरीके से हो, क्योंकि रिलीजियस पे इन सभी का ज़्यादा फोकस था। तो ये इनका रिलीजियस और कल्चर था। यही चारों सिविलाइजेशन में है। और ये चारों सिविलाइजेशन, चारों सभ्यता, आपके मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो, हड़प्पा हो, चाइना हो, ये चारों ही सिविलाइजेशन इन बातों को फॉलो करती थी। तो याद रखना कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग किसकी पूजा करते थे वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। और मैंने आप देख सकते हो कि इसी तरीके से आप सभी को नोट्स बनाना है। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, बहुत ही मेहनत लगती है पीडीएफ को बनाने में, पीपीटी बनाने में। ताकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ वही चीज़ें नोट डाउन करूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और आपको ईजिली से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, आपको चारों सिविलाइजेशन में मैं आपको टाउन प्लानिंग, उनका रिलीजियस, उनका राइटिंग, उनका ट्रेड, उनकी सिविलाइजेशन, इस और उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना है। कोई भी डाउट हो आप सब मुझसे पूछ सकते हो। अभी मैं आप सबको टॉपिक करा रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास एग्ज़ाम आने में टाइम है। क्योंकि आप चाहे किसी भी एक यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप डीयू के हो, चाहे आप जेएनयू के हो, चाहे आप बीएचयू के हो,
चाहे आप इग्नू के भी स्टूडेंट हो, आप सभी के एग्ज़ाम जून और जुलाई में ही होने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ टॉपिक भी कराती रहूँगी ताकि आप सभी का सिलेबस भी कवर अप होता जाए, और फिर इसके बाद मैं आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगी। तो लेकिन बहुत से स्टूडेंट को ये टॉपिक ही नहीं पता होता, इसलिए वो उस क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाते। तो मेरी पूरी कोशिश है कि अब मैं पहले आपको टॉपिक को कवर अप कराऊँ, उसके बाद में उस पर क्वेश्चंस लेकर के आऊँ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करो, ज़्यादा व्यूज़ आए चैनल पे, इतना सपोर्ट करो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो अप करे और बहुत से स्टूडेंट इस पे जुड़े। और आपको अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, आपके सोशल मीडिया जितने भी इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, टेलीग्राम को शेयर करो और इसको आगे बढ़ाओ। आप लोग मेरी मदद इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी को इस तरीके से पढ़ाती रहूँगी और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये था मेसोपोटामिया का रिलीजियस और कल्चर। लास्ट देखोगे, अब हम बात करते हैं कि ये सभ्यता ख़त्म कैसे हुई, इसका पतन कैसे हुआ। तो देखो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी 2000 BC में, ये डिक्लाइन होना स्टूडेंट शुरू हो चुकी थी। देखो, वैसे अगर हम बात करें तो किसी का भी अच्छी तरीके से एक ही पूरा एविडेंस हमें नहीं मिलता है कि इसका क्या कारण रहा होगा पतन होने का, ठीक है। तो एक तो तरीका आपको यही पता है कि यहाँ पे रिवर है तो फ्लड तो सबसे मेन कॉज रहा ही है कि इस वजह से भी डिक्लाइन हुआ। दूसरा यहाँ पे ये सबसे अच्छा मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नदी है, नदी क्या करती है जब बहुत तेज़ी से बहाव से, तो अपने साथ नमक भी लेकर आती है। तो नमक से क्या होता है, उसकी वजह से ज़मीन आपकी रुकी हुई फसल जो ख़राब हो जाती है। तो ये भी एक कारण होता है डिक्लाइन यानी पतन होने का। कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये वॉर के वजह से यानी युद्ध के वजह से ये इसका कारण था पतन होने का, ठीक है। लास्ट अगर जो लास्ट सुमेरियन डायनेस्टी, यहाँ पे जो देखो मैंने आप सभी को बताया जिसमें सबसे पावरफुल और इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन डायनेस्टी मानी जाती है वो थी मेसोपोटामिया की सुमेरियन डायनेस्टी। ये भी डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी, इसी वजह से हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता का पतन हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये भी है कि यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, ठीक है। आपके यहाँ पर क्या था, मोनार्की सिस्टम था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, और ठीक है। और लेकिन एक तो ये तो आपकी नेचुरल कैलेमिटीज़ का एक रीज़न था, वॉर हो गया, क्योंकि हर हिस्टोरियंस के अपने अलग अलग व्यूज़ थे। लेकिन एक कारण कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहाँ पर क्या कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था मेसोपोटामिया को। आपका मेसोपोटामिया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हड़प्पा को छोड़ करके आपकी मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना है, ये तीनों की सिविलाइजेशन जो है ये ख़त्म हुई थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था, इसको अपनी डायनेस्टी अलेक्जेंड्रिया में चेंज कर लिया था। तो ये भी एक कारण था इन सब के पतन होने का। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो ये पूरा कंप्लीट आपके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अच्छे तरीके से नोट्स बना लिया, तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा और आप लोग इसको ईजिली से कर पाओगे। आशा करते हो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया नहीं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो होगी आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन की भी मैं आपको इसी तरीके से कराने वाली हूँ। सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। और मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम आए देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, नहीं तो हिस्ट्री एडो पॉइंट आप सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी की वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, जिस भी स्टूडेंट को जो भी वीडियोस चाहिए प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी वीडियोस चेकआउट करो और इन क्वेश्चंस को करो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।